नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 11वीं हिंदी युवक भारती इसका छठा अध्याय कलम का सिपाही, जो कि एक रेडियो रूपक के रूप में लिखा हुआ है, वह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। और आज हम इस लेसन का जो है स्वाध्याय देखने वाले हैं। इसके स्वाध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इस लेसन को लिखा है डॉक्टर सुनील केशव देवधर जी ने, और ये प्रेमचंद पर आधारित है, क्योंकि प्रेमचंद जी को ही कलम का सिपाही ऐसे कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, इसका स्वाध्याय शुरू करते हैं। इसके अंदर आकलन के अंतर्गत हमको प्रश्न दिया है, प्रेमचंद का व्यक्तित्व अधिक विकसित होता है जब, उत्तर में लिखेंगे पहला पॉइंट, जब निम्न मध्यम वर्ग और कृषक वर्ग का चित्रण करते हुए अपने युग की प्रतिगामी शक्तियों का वे विरोध करते हैं। दूसरा, जब वे श्रेष्ठ विचारक और समाज सुधारक के रूप में प्रकट होते हैं। आगे देखते हैं, आ नंबर का प्रश्न है, प्रेमचंद लिखित निम्नलिखित रचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। अब हमें रचनाएं यहाँ पर दी हुई है, कफन, प्रतिज्ञा, बूढ़ी काकी, निर्मला, नमक का दरोगा, गोदान, रंगभूमि और सेवा सदन। ठीक है, अब इसमें से हमको बताना है कौन सी कहानियाँ हैं और कौन से उपन्यास है। तो हम देखेंगे कहानी कौन कौन सी है इसमें से। तो कफन, बूढ़ी काकी और नमक का दरोगा, ये तो कहानियाँ हैं। और उपन्यास जो है उसके अंतर्गत आ जाएगा निर्मला, प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि और सेवा सदन। ये प्रेमचंद जी द्वारा लिखे हुए उपन्यास है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों की विशेषताएं बताइए। अब ये होरी एक पात्र का नाम है, कैरेक्टर का नाम है, जो कि गोदान उपन्यास का कैरेक्टर है ना। प्रेमचंद जी का गोदान उपन्यास बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उसका ये मेन कैरेक्टर है और उसका नाम है होरी। होरी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र है। वह एक किसान है और अपने जीवन में कई संघर्षों का सामना उसे करना पड़ता है। भूख, बीमारी, उपेक्षा और मौत से सारी उम्र लड़ता रहता है। होरी जीवन भर मेहनत करता है। बहुत कम उम्र में ही वह बूढ़ा दिखाई देने लगा है, क्योंकि वह इतनी मेहनत करता है, इतने कष्ट करता है। उसकी जो ज़मीन है वो भी जमींदार ने ले ली है ना। उसकी पीढ़ियाँ कई पीढ़ियों से वो जमींदार के पास में जो है काम करते आ रहे हैं। अब वो एकदम बूढ़ा दिखाई देने लगा, जबकि उसकी उम्र बुढ़ापे की नहीं है। महाजनों के क्रूर शोषण चक्र में फंसा हुआ है, क्योंकि आपको पता है महाजनों से एक बार पैसा ले लो तो चाहे जो हो जाए इंसान उसमें से छूट नहीं सकता है ना। और पहले के समय में जमींदार, महाजन, इनसे पैसा लेना यानी उनके हाथ में अपने आप को बेच देना हुआ करता था। तो महाजनों के क्रूर शोषण चक्र में वह फंसा हुआ है। उसका खेत महाजनों के पास गिरवी रखा है और अपने ही खेत पर वह मजूरी कर रहा है। उस पर धर्म, नैतिकता, संस्कारों और आदर्शों का गहरा दबाव है। वह परंपरा, रूढ़ियों और धार्मिक कुरीतियों का भी शिकार है। आगे देखते हैं, अलोपीदीन यह एक कैरेक्टर है जो कि नमक का दरोगा जो कहानी है प्रेमचंद जी द्वारा लिखी उस कहानी का पात्र है। अब इसका जो मुख्य पात्र है वो तो है वंशीधर, लेकिन अलोपीदीन मुख्य पात्र यहाँ पे दूसरा सेकंड मुख्य पात्र है। क्यों? क्योंकि वह काला बाजारी का काम करता है, भ्रष्टाचार है ना, रिश्वत देना वगैरह ऐसे काम करता है। तो वंशीधर जो है वो पुलिस है और आलोपीदीन जो है वो जो है काला बाजारी का काम करता है। ये दोनों पात्र जो है नीचे तीसरा नंबर का दिया हुआ, दोनों पात्र जो है नमक का दरोगा इसी कहानी से लिए हुए। तो आलोपीदीन प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नमक का दरोगा का एक प्रभावशाली जमींदार है। पूरे समाज में उसका बोलबाला है, हर कोई उससे डरता है। वह धन का लालची है, हमेशा रिश्वत देकर अपने काला बाजारी के काम निकलवा लेता है ना। व्यापार का कोई भी उसका काम हो तो वो रिश्वत दे देता है पुलिस वालों को और अपना काम निकलवा लेता है। और उसका ये मानना भी है कि लक्ष्मी के आगे सब कुछ कमज़ोर है, यानी पैसे के आगे हर कोई झुक जाता है,
पैसा दे दो तो कोई भी कार्य आसानी से हो जाता है, ऐसा उसका मानना है। तीसरा, वंशीधर। अब देखते हैं वंशीधर प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी नमक का दरोगा। इसका एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार का युवक है। वह पुलिस महकमे का एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण अधिकारी है। देखिए, आलोपी दिन जो है भ्रष्टाचार, रिश्वत देने वाला है, भ्रष्टाचार करने वाला है ना, उसको हम क्या कहेंगे, काला बाजारी करने वाला है। लेकिन वंशीधर जो है वो एकदम ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। वह रिश्वत और चापलूसी से घृणा करता है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है ना। वंशीधर नमक के अवैध कारोबार के सिलसिले में आलोपी दिन को गिरफ्तार करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। पहले नमक का भी काला बाजार किया जाता था, अवैध व्यापार हुआ करता था। तो जब आलोपी दिन नमक का ऐसा जो है अवैध कारोबार कर रहा था, उसने रिश्वत देने की कोशिश की थी वंशीधर को, और वंशीधर ने कहा था तुम चाहे मुझे 40,000 दो, चाहे 4 लाख दो, चाहे 40 लाख दो, मैं तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं हूँ। और ऐसा करके वह आलोपी दिन को जो है गिरफ्तार कर लेता है। उसमें जरा भी नहीं हिचकिचाता, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। यानी होता क्या है, जब वो उसको गिरफ्तार कर लेता है, बाद में वंशीधर की नौकरी चली जाती है। अगला देखते हैं, प्रश्न दिया हुआ शब्द संपदा, और शब्द संपदा के अंतर्गत प्रश्न दिया है निम्नलिखित भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। इसमें हमें शब्द दिए जो समान दिखते हैं, ऐसा लगता है कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं ना, और छोटा सा कुछ ना कुछ चेंज होता है उसके अंदर, बाकी वो समान ही होते हैं। जैसे अपत्य, और दूसरा दिया है अपथ्य। अब देखो, त और थ में ही अंतर है, बाकी सब सेम है। तो अपत्य का अर्थ होता है संतान, जबकि अपथ्य का अर्थ होता है रोगी का भोजन। बीमार व्यक्ति को दिया जाने वाला जो भोजन होता है उसे हम अपथ्य बोलते हैं, है ना। कृपण, कृपण का अर्थ होता है कंजूस व्यक्ति, है ना, कंजूस, मक्खी चूस, ऐसा। और कृपाण, इसको अर्थ होता है छोटी तलवार, ठीक है। श्वेत यानी कि सफ़ेद। अब छोटी तलवार यानी सिंधी या पंजाबी लोग जो है अपने पास रखते हैं छोटी सी कृपाण, है ना। गुरुद्वारे में आप देखेंगे तो छोटी तलवार को कृपाण कहा जाता है। श्वेत, श्वेत यानी सफ़ेद। और स्वेद, स्वेद का अर्थ होता है पसीना। नेक्स्ट है पवन, इसका अर्थ होता है वायु, जबकि पावन इसका अर्थ है शुद्ध। वस्तु, इसका अर्थ है चीज। और वास्तु, इसका अर्थ होता है मकान। नेक्स्ट है व्रण यानी कि घाव, और वर्ण यानी कि रंग भेद। शोक यानी दुख, और शौक यानी कि उमंग। आगे देखते हैं दमन यानी दबाना, जबकि दामन यानी आंचल, पल्लू, है ना। अभिव्यक्ति के अंदर हमें प्रश्न दिया है वर्तमान कृषक जीवन की व्यथा। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। आंसर में हम लिखेंगे कृषि भारत के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। भारत में कृषक हमेशा ही कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। फसल को बेचने के बाद वह बड़ी मुश्किल से अपना और अपने परिवार का पेट भर पाता है। दिन रात खेतों में मेहनत करने के बाद भी उसे फसल का उचित दाम नहीं मिलता। वह हर मौसम में खेत में काम करता रहता है, चाहे ठंड हो या बारिश या तपती गर्मी, वह मेहनत करता ही रहता है। परंतु इस धरती पुत्र की दुर्दशा की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। हालांकि हमारी सरकार किसानों के हित में कई योजनाएं चलाती हैं, परंतु वे सब उन तक नहीं पहुंच पाती, उन तक मीन्स किसानों तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है, और वे उसका लाभ नहीं उठा पाते। ज़रूरत है हमारी सरकार और देशवासियों द्वारा किसान के महत्व को समझने की और उसकी कद्र करने की। जो हमारा पेट भरने का कार्य करता है, हमारा जो है अन्नदाता है, उसकी कद्र हमें करनी चाहिए। आ नंबर का प्रश्न है ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा सफलता के सोपान है। इस विषय पर अपना मत लिखिए। आंसर लिखेंगे एक ईमानदार व्यक्ति सबके सम्मान का पात्र होता है ना। कोई भी ईमानदार व्यक्ति हो तो बड़ा सम्मानित होता है ना, उसको सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। परंतु आज की दुनिया में ईमानदारी तो जैसे गायब ही हो गई है। छल कपट और झूठ का बोलबाला है। ईमानदार व्यक्ति सबकी आंखों में चुभने लगता है क्योंकि वो ईमानदार है। अब वो रिश्वत वगैरह लेके कोई काम नहीं करेगा, है ना, गलत कोई काम नहीं करेगा, इसलिए वो सबकी आंखों में चुभने लगता है।
है ना, इसलिए वह सबकी आंखों में चुभने लगता है। परंतु हमें यह मालूम हो कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से मनुष्य एक न एक दिन समाज में अपना नाम रोशन कर ही लेता है, सबकी नज़रों में आ ही जाता है कि भाई ये बड़ा अच्छा सज्जन पुरुष है, सज्जन व्यक्ति है ना। झूठ और धोखे का जिस दिन भांडाफोड़ हो जाता है, वह व्यक्ति किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचता। इसलिए हमेशा ईमानदार व्यक्ति और ईमानदारी का साथ देना चाहिए। आगे का प्रश्न देखते हैं। पाठ पर आधारित लघुत्तरी प्रश्न 4 रूपक के आधार पर प्रेमचंद की साहित्यिक विशेषताएं लिखिए। उत्तर में हम लोग लिखेंगे, प्रेमचंद का साहित्य कभी पुराना नहीं होता, वह आज भी प्रासंगिक लगता है। उनके साहित्य किसान, मजदूर, पूंजीपति, मध्यम वर्ग, समाज के गरीब और शोषित वर्ग के जीवन का आईना हमें दिखाते हैं। उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन की ज्यों की त्यों झलक हमें दिखाई देती है। सॉरी, आज बहुत आवाज़ हो रहा है ना, 1 मिनट। उन्होंने मजदूर से लेकर पूंजीपति तक के ऐसे स्वाभाविक चित्रण हमारे सामने उपस्थित किए हैं कि समाज का वास्तविक रूप सामने आ जाता है। वे गरीबों के मसीहा थे। उन्होंने समय से आगे की सोच के साथ अपना लेखन कार्य किया। आगे देखते हैं हम। नंबर का प्रश्न हमें दिया है कि पाठ के आधार पर ग्रामीण और शहरी जीवन की समस्याओं को रेखांकित कीजिए। उत्तर लिखेंगे ग्रामीण जीवन। इसकी समस्याओं के ऊपर हम लिखेंगे, हमारा देश गांवों का देश है। भारत की 70% जनसंख्या गांवों में रहती है और कृषि उनका मुख्य व्यवसाय है। परंतु किसान की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उसे उसकी फसलों का उचित दाम नहीं मिलता। परिवार का पालन पोषण उसके लिए कठिन कार्य हो जाता है। और यहाँ पे कठिन करना, हाँ, कवि ने लिखा है कठिन, ठठेरे का लिख लेना। गाँवों में उचित मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए उसे सदैव शहरों पर निर्भर रहना पड़ता है। गाँव में स्कूल, अस्पताल और परिवहन, सड़क आदि सुविधाओं का अभाव है। आगे का प्रश्न देखते हैं। मतलब इसी में जो दूसरा पॉइंट दिया, शहरी जीवन की समस्या है, तो उसके बारे में लिखेंगे कि शहरी जीवन, इसकी अपनी अलग ही समस्याएं हैं। यहाँ बढ़ती आबादी ने निवास की समस्या को बढ़ा दिया है। आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो गाँव से लोग नौकरी की तलाश में शहरों में आते हैं। और इसीलिए यह शहर जो है सीमेंट के जंगल बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि रहने के लिए घर ज़रूरी है, वो बनाने के लिए जो है पेड़ काटने पड़ते हैं। शुद्ध हवा और पानी नहीं मिल पाता। कूड़े कचरे के ढेर जगह जगह दिखते हैं। वाहनों के बढ़ने से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। सुकून कहीं खो सा गया है। जिंदगी खाने कमाने की दौड़ में हाथ से निकलती जा रही है। आगे का प्रश्न देखते हैं। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान, यहाँ पे सामान्य ज्ञान लिखा है, सामान्य ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। जानकारी दीजिए में दिया है। डॉक्टर सुनील केशवधर लिखित रचनाएं। देखते हैं उत्तर में पहला है उनके द्वारा लिखी हुई जो रचनाएं, उसमें मत खींचो अंतर रेखाएं, ये इनका काव्य संग्रह है। दूसरा है मोहन से महात्मा। तीसरा है आकाश में घूमते शब्द, ये इनका रूपक संग्रह है। चौथा है संवाद अभिशेष है ये। और पांचवा संवादों के आईने में, ये इनका साक्षात्कार है। दूसरा प्रश्न इसमें दिया है रेडियो रूपक की विशेषताएं, तो उत्तर में लिखेंगे रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। रेडियो रूपक का विकास नाटक से हुआ। इसका मंचन अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता। इसका क्षेत्र बहुत विकसित है। दृश्य अदृश्य के बीच किसी भी विषय वस्तु घटना पर रूपक लिखा जा सकता है। यह ध्वनि और संगीत का समन्वित रूप है। सूप नहीं, रूप आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसे केवल सुना जा सकता है। इसके प्रस्तुतिकरण का ढंग रोचक, सहज, प्रवाहमयी और संवादात्मक होता है। आगे हमको प्रश्न दिया है कि कोष्ठक की सूचना अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्यों को फिर से लिखिए। अब हमें पहला वाक्य दिया है मछुआ नदी के तट पर पहुंचा, और इसको हमको बदलना है सामान्य वर्तमान काल में। यह सामान्य वर्तमान काल जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, इसमें जो लिखा है उसमें हमको बदलना है। तो हम इसको लिखेंगे मछुआ नदी के तट पर पहुंचता है।
दूसरा दिया है हमें वाक्य, एक बड़े पेड़ की छाह में उन्होंने वास किया, और इसको हमको बदलना है अपूर्ण वर्तमान काल में। तो हम लिखेंगे एक बड़े पेड़ की छाह में वे वास कर रहे हैं। अगला देखते हैं, आदमी यह देख के डर गया, पूर्ण वर्तमान काल में बदलिए। हम लिखेंगे आदमी यह देखकर डर गया है। नेक्स्ट है, वे वास्तविकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, सामान्य भूतकाल में बदलिए। हम लिखेंगे वे वास्तविकता की ओर अग्रसर हुए, सामान्य भूतकाल हो गया है ना। नेक्स्ट है, उन लोगों को अपनी ही मेहनत से धन कमाना पड़ता है, या पूर्ण भूतकाल में हमें इसको बदलना है। हम लिखेंगे उन लोगों को अपनी ही मेहनत से धन कमाना पड़ रहा था, क्योंकि भूतकाल है, वो भी अपूर्ण है ना। आगे का प्रश्न, आगे का वाक्य दिया है, बबन उसे सलाम करता है, और इसको हमको बदलना है पूर्ण भूतकाल के अंदर, और हम इसके लिए लिखेंगे बबन ने उसे सलाम किया था, है ना। बबन उसे क्या करता है, बबन उसे सलाम करता है, पूर्ण भूतकाल में हो जाएगा बबन ने उसे सलाम किया था। नेक्स्ट है, हम स्वयं ही आपके पास आ रहे थे। अब इसको बदलना है हमको सामान्य भविष्यकाल में। अब सामान्य भविष्यकाल में बदलेंगे तो वाक्य कैसा हो जाएगा, हम स्वयं ही आपके पास आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमको वाक्य दिया हुआ है, साहित्यकार अपने सामयिक वातावरण से प्रभावित हो रहा है। इसको बदलना है हमको सामान्य भूतकाल में, और हम लिखेंगे साहित्यकार अपने सामयिक वातावरण से प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है, आकाश का प्यार मेघों के रूप में धरती पर बरसने लगता है। इसको हमको बदलना है पूर्ण वर्तमान काल में, और हम इसमें लिखेंगे कि आकाश का प्यार मेघों के रूप में धरती पर बरसने लगा है, लगता है का लगा है हो जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट और लास्ट हमको दिया है, आप सबको जीत सकते हैं। इसको बदलिए सामान्य भविष्यकाल में, हम लिखेंगे आप सबको जीत सकेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो लेसन है कलम का सिपाही, इसका स्वाध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मैं अगले अच्छे से वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। और इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।